नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाने की। एक बिल्कुल नए साइंटिफिक पेपर के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या सच में हम सिर्फ 90 दिनों में मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम इंसानों को मार्स पर भेजने के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो टेक्नोलॉजी है या पैसा या कुछ और? आखिर साइंटिस्ट्स किस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं? जवाब है समय, बहुत ज्यादा समय। अभी की जो हमारी रॉकेट टेक्नोलॉजी है उससे मार्स तक का सिर्फ एक तरफ का सफर तय करने में करीब करीब 365 दिन लगते हैं, मतलब एक पूरा साल। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, बल्कि ये मिशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, एक साल गहरे अंतरिक्ष में बिताना एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लगातार स्पेस रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के असर से हड्डियां और मसल्स दोनों ही कमजोर होने लगती हैं। इन खतरों को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सफर के टाइम को कम करना। और इसके लिए हमें चाहिए एक बिल्कुल नया, तेज और कहीं ज्यादा पावरफुल इंजन। ठीक है, तो इस कमाल की साइंस को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर लेज़र फ्यूजन रॉकेट के सॉल्यूशन को देखेंगे और फिर उस मुश्किल एक्सपेरिमेंटल काम को समझेंगे जो इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम के एक संभावित सॉल्यूशन की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है, लेज़र फ्यूजन रॉकेट। तो आखिर ये लेज़र फ्यूजन रॉकेट है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इंजन है जो पावर के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन धमाकों का इस्तेमाल करता है। बहुत पावरफुल लेजर्स को छोटे फ्यूल पैलेट्स पर फायर किया जाता है, जिससे हाई एनर्जी प्लाज्मा बनता है। फिर इसी प्लाज्मा को एक मैग्नेटिक नोजल के जरिए बाहर धकेला जाता है, जिससे रॉकेट को एक जबरदस्त स्पीड मिलती है। और इस टेक्नोलॉजी का लक्ष्य कितना बड़ा है, ये इस नंबर से पता चलता है। 365 दिनों की आज की हकीकत के मुकाबले सिर्फ 90 दिनों में मंगल तक का सफर, ये ट्रैवल टाइम को सीधे सीधे 75% तक कम कर देगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए हेल्थ रिस्क भी काफी हद तक घट जाएंगे। ये सच में एक गेम चेंजर होगा। तो यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सवाल ये है कि इतने पावरफुल इंजन को टेस्ट कैसे किया जाए, जिसे अभी पूरी तरह से बनाया ही नहीं जा सकता। हमारे पास अभी तक एक फुल स्केल लेजर फ्यूजन रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो फिर रिसर्चर्स ने इसे टेस्ट कैसे किया? इसका जवाब है इम्पल्स बिट को मापकर। इसे ऐसे समझिए कि हर छोटे फ्यूजन पल्स से मिलने वाला एक हल्का सा धक्का या किक। तो साइंटिस्ट्स एक छोटे से लैब सेटअप में इसी किक को मापकर इंजन की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं। ये उनकी रिसर्च का मेन मीट्रिक है। अब इस धक्के को नापने के दो मेन तरीके थे। पहला डायरेक्ट मेथड, जिसमें वो सीधे मैग्नेट पर लगने वाले फोर्स को नापते हैं, और दूसरा है टारगेट मेथड, जिसमें वो प्लाज्मा को एक टारगेट प्लेट से टकराते हैं और उसके असर को नापते हैं। दोनों ही तरीकों में अपनी अपनी मुश्किलें थीं, जो आगे चलकर बहुत जरूरी साबित हुईं। और यहीं से ये पूरा एनालिसिस एक साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा बन जाता है, क्योंकि जब रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और कंप्यूटर सिमुलेशन के नतीजों को कंपेयर किया तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। ये एक पहेली थी जिसे उन्हें सुलझाना था। मेन बात यह है, डायरेक्ट मेथड का डेटा, टारगेट मेथड का डेटा और कंप्यूटर सिमुलेशंस का डेटा, ये तीनों ही अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। और देखिए, साइंस में जब आपके मेजरमेंट्स मैच नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ मिस कर रहे हैं। ये चार्ट इस गड़बड़ी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। बीच वाला बार देखिए, ये वो है जो कंप्यूटर सिमुलेशन ने प्रिडिक्ट किया था। पहला बार जो असली डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट था वो 40% कम था। और सबसे चौंकाने वाली बात, तीसरा बार जो टारगेट एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही ज्यादा था, मतलब तीनों में कोई तालमेल ही नहीं था। तो साइंटिस्ट ने इन अजीब नतीजों का क्या मतलब निकाला? उन्होंने एक जासूस की तरह इन गड़बड़ियों का एनालिसिस करना शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि हर मेजरमेंट में असल में हो क्या रहा था। पहली पहेली, जो डायरेक्ट मेजरमेंट था वो कंप्यूटर मॉडल के अंदाजे से कम क्यों था? सिमुलेशन को तो असलियत का मॉडल होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो 40% ज्यादा अंदाजा लगा रहा था। ऐसा क्यों?
तो जो मेन थ्योरी थी वो ये थी कि कंप्यूटर मॉडल में एक ब्लाइंड स्पॉट था। मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सिमुलेशन ने प्लाज्मा के कुछ धीमी गति वाले हिस्सों को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन असल में ये धीमा प्लाज्मा भी थोड़ा धक्का तो देता ही है। एक्सपेरिमेंट ने इसे पकड़ लिया लेकिन सिमुलेशन ने नहीं, और शायद इसीलिए सिमुलेशन का अनुमान ज्यादा था। अब आती है दूसरी और कहीं ज्यादा बड़ी पहेली। टारगेट मेथड का मेजरमेंट इतना ज्यादा क्यों था? ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं था, ये सिमुलेशन के अंदाजे से 6 से 11 गुना ज्यादा था। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है, जिसका मतलब था कि पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था। यहाँ जो थ्योरी सामने आई वो एब्लेशन नाम की एक प्रक्रिया से जुड़ी है। ऐसा लगता है कि मेन लेजर से बने प्लाज्मा से जो तेज रेडिएशन निकला उसने खुद टारगेट प्लेट की सतह को ही भाप बना दिया। इस एक्स्ट्रा अनचाहे प्लाज्मा ने भी एक धक्का दिया जिसे सेंसर ने नाप लिया। इसका मतलब मेजरमेंट एक ऐसे इफेक्ट से खराब हो गया था जो असली थ्रस्ट का हिस्सा था ही नहीं। तो क्या यह सब एक नाकामी थी? बिल्कुल नहीं। साइंस में अक्सर ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही सबसे कीमती होते हैं। इन्हीं विरोधाभासी नतीजों ने रिसर्चर्स को भविष्य की रिसर्च के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप दिया है। आगे क्या करना है ये बिल्कुल साफ है। उन्हें अपने सिमुलेशन को बेहतर बनाना होगा, टारगेट मेथड को खराब होने से बचाने के लिए उसे रिफाइन करना होगा, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह डिज़ाइन करना होगा कि वो सभी तरह के फोर्सेस को ठीक से नाप सके। और जैसा कि रिसर्च पेपर के ऑथर्स ने खुद कहा है, वो काफ़ी उम्मीद से भरे हुए हैं। उनका मानना है कि इन चुनौतियों को हल किया जा सकता है। उनका आखिरी लक्ष्य इन दोनों तरीकों को मिलाकर एक भरोसेमंद मेजरमेंट टेक्निक बनाना है, जो उन्हें लेज़र फ्यूजन रॉकेट की परफॉर्मेंस को सटीक रूप से समझने में मदद करे। और ये सब हमें एक बड़े सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम 90 दिनों में मंगल की यात्रा जैसे बड़े सपनों के बारे में सोचते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि प्रोग्रेस कुछ इसी तरह दिखता है, लैब में सावधानी से किए गए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो क्या यही वो छोटे लेकिन जरूरी कदम है जो एक दिन मानवता को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बना सकते हैं?